हेलो 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 स्टूडेंट्स। आज MPS 4 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एंड प्रवृत्तियों के मोस्ट रिपीटेड जो 20 क्वेश्चंस है, इसमें से 10 क्वेश्चंस तो जो पिछले साल आए थे मैंने उनको ही इसमें यूज किया है। बाकी तो 10 क्वेश्चंस हैं वो जो है जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं वो लिए हैं मैंने इसमें। और कुछ शुरू में मैंने इसका कॉन्सेप्चुअल मटेरियल रखा है जिससे आपको दोबारा से एक बारी कुछ थिंकर्स के बारे में पता चल जाए कि किस तरीके से तुलनात्मक राजनीति से थिंकर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किन किन विचारधाराओं पर क्या बोला है। तो आपको एक आंसर लिखने में मदद होगी, इनका रेफरेंस डालने में वहाँ पर थोड़ी आसानी होगी। और आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद हो रही होगी मेरी इन वीडियो से। चाहे आपके एक दो क्वेश्चन आपको कुछ भी याद आ रहा हो इनसे लिखने में अपने पेपर में, तो मुझे बहुत खुशी है। आपने कमेंट में बताया नहीं आपको कैसे लगे हैं, आपको एग्ज़ाम में मदद हुई इनसे नहीं हुई। आपको बताना चाहिए था जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है इनसे। चलो कोई नहीं, मैं आप बना देता हूँ ये आपके लिए। तो आप देख लेना इनसे कि आपको क्या इसमें से यूज़ करना है और क्या आपको लगता है। आप एक बार पूरे को गो थ्रू तो कर ही लीजिएगा कि क्या क्या इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कि पिछली बार भी क्वेश्चन थोड़े अलग ही आए थे इसमें, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ले दिए कि उसकी उसी टाइप के क्वेश्चन अब की बार भी आएंगे। और पता सुनने में आया है कि मैंने क्वेश्चन तो देखा नहीं है पर सुनने में आया है कि अब की बारी इजी आ रहा है पेपर। पर वो तो कहने की बात होती है, पर जब करते हैं जब पता चलता है इजी तो कुछ नहीं होता है। चलो अब देख लेते हैं कि हमारा जो तुलनात्मक राजनीति है उसके चरण क्या क्या रहे हैं, किस तरीके से विकसित होती आई है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सर पहले देख लेते हैं जो हमारा WW2 था, वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड, उसके पहले और उसके बाद में क्या परिवर्तन है। उससे पहले भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, बस उस टाइम इस चीज़ को नाम नहीं दिया गया था कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है किसी कहीं भी जगह। बस वो अध्ययन करते थे चीज़ों का और कई कई लेखों का अध्ययन करते थे और फिर अपने राज्य में अपने स्टेट में उन चीज़ों का लागू करते थे। यही चीज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, बस उनको पता नहीं था, ये नाम नहीं दिया था उन्होंने। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति का मुख्य रूप से संस्थागत और कानूनी विश्लेषण पर जोर दिया जाता था। इस समय राजनीतिक संस्थाओं, संविधानों, विधायी निकायों की तुलना की जाती थी। इन चीज़ों की देखते थे एक दूसरे के स्टेट के किस तरीके से वहाँ वर्क करता है, किस तरीके से यहाँ वर्क करता है। तुम्हारे जो एरिस्टोटल हैं जो पॉलिटिक्स के पिता माने जाते हैं, तो उन्होंने भी 158 कुछ संविधानों का कई स्टेटों का अध्ययन किया था जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स किताब में उसके बारे में लिखा था। तो एरिस्टोटल की तुलनात्मक, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये इसमें इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पे, तो अरस्तु, तो अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में विभिन्न सरकारों के प्रकार और उनके कार्य का विश्लेषण किया गया। इसके उनके मुख्य विचार, उन्होंने क्या मुख्य विचार दिए हैं। उन्होंने सरकारों को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है: राजशाही यानी मोनार्की, अभिजाततंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी और लोकतंत्र डेमोक्रेसी। फिर देख लेते हैं हमारे अगले निकोलस मैकियावेली। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़ लेना इनको एक बार थोड़ा थोड़ा, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपको समझानी चाहिए वो मैं आपको बस समझा दूंगा। निकोलस मैकियावेली, इनके योगदान ने इनकी पुस्तक है द प्रिंस में राजनीतिक शक्ति और राज्य संचालन के व्यवहार पहलुओं पर चर्चा की है इन्होंने। इसमें आपसे इनके नामों का भी याद हो जाएगा और इनकी बुक का भी नाम याद हो जाएगा, कहीं रेफरेंस यूज करना है तो आपको किसी आंसर में। उनके विचार राजनीतिक के नैतिक पहलुओं से हटकर व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित होते हैं, यानी शक्ति पर केंद्रित होते हैं, ना कि नैतिकता पर। फिर आते हमारे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। इनके योगदान है मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज में विभाजन और संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी किस तरीके से शक्ति का हम विभाजन कर सकते हैं।
बांट सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कई संगठन या संस्थान बनाए एक सरकार के अंदर कि उनके पास उनकी पावर रहनी चाहिए। जैसे उन्होंने सरकार के विभिन्न अंगों यानी कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन की आवश्यकता पर जोर दिया। और ये अब बाकी स्टेटों ने इनका इस विचार को फॉलो किया और अपने स्टेट में ये लागू किया और संस्थान ये बनाए, छोटी क्षेत्रीय संगठन। फिर आते हैं हमारे लेक्सिस डी टॉकविल। टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में अमेरिकी समाज और राजनीति का अध्ययन किया है। उन्होंने लोकतंत्र के लाभों और संभावित खतरों दोनों की समीक्षा की है, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और सामाजिक समानता के संदर्भ में, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आजादी के रूप में और एक समाज में सभी को समानता मिले। उसके बाद फिर आते हमारे कार्ल मार्क्स, एक मार्क्सवादी विचारक। योगदान, ये मार्क्स का काम, ये उनकी एक पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक दास कैपिटल। उन्होंने ये दो पुस्तक लिखी हैं। मेन जो उनके मेन कार्य, वैसे तो उन्होंने बहुत लिखे। उन्होंने आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष को राजनीतिक परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में देखा। क्या आर्थिक संरचनाएं जो स्टेट की होती हैं और वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाती है। फिर आते हैं सिक्स, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का गहन विश्लेषण किया है और उनके प्रभावों को समझाया है। उन्होंने राजनीति को तीन प्रकार की वैधता लेजिटिमेसी विभाजित किया है, यानी परंपरागत, करिश्माई यानी चमत्कारी और विविध रैशनल। इन विचारकों के विचारों ने न केवल उस समय की राजनीति प्रभावित किया बल्कि आज भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से, तुलनात्मक राजनीति के जब अध्ययन करते तो इनके जो लेख हैं, जिनकी पुस्तक है, उनको पढ़ते हैं सभी और फिर उनका अध्ययन करके अपनी सरकार में उनको लागू करते हैं, अपने नीतियां बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन मुख्यतः संवैधानिक ढांचा, सरकारी संरचना और कानूनी पहलुओं पर केंद्रित था। युद्ध के बाद यह दृष्टिकोण बदल सा गया और शोधकर्ताओं ने औपचारिक संस्थाओं से हटकर और अनौपचारिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना जरूर किया। उदाहरण के रूप में अफ्रीकी में राष्ट्र निर्माण। आजादी के बाद अफ्रीकी देशों में औपचारिक संस्थाओं के बावजूद अनौपचारिक संरचनाएं जैसे जातीय राजनीति और पारंपरिक नेतृत्व महत्वपूर्ण रही। भारत में राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में औपचारिक संगठन के साथ परिवारवाद और व्यक्तिगत नेटवर्क का भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में बड़ा योगदान होता है। चीन में सत्ता संरचना। चीन में औपचारिक कम्युनिस्ट पार्टी ढांचे के अलावा अनौपचारिक नेटवर्क और व्यक्तिगत संबंध सत्ता निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ मुख्य विचारक हैं जो विश्व युद्ध के बाद आए, जिन्होंने तो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाया। उनमें डेविड ईस्टन का नाम बहुत आगे आता है और उनमें से एक और है गैब्रियल आलमेंड। आलमेंड ने राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता और उसके विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया। डेविड ईस्टन ने अपनी राजनीतिक प्रणाली को एक इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में देखा, जो हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में। उन्होंने राजनीतिक को एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जो पर्यावरण से उन इनपुट लेती है, जनता से इनपुट लेती है और सरकार आउटपुट के तौर पर नीतियों का निर्माण करती है। फिर देख लेते हैं व्यवहारवादी क्रांति का तुलनात्मक राजनीति पर प्रभाव। व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विधियों के आधार पर नया रूप दिया। इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों और संस्थाओं को सांख्यिकीय और अनुभवजन्य अध्ययन करने पर जोर दिया, यानी अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, अनुभव करके। मुख्य विचारक हैं इनके सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका और राजनीतिक विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। एक और है सिडनी वर्बा, महिला विचारक। सिडनी वर्बा ने राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति के अनुभवजन्य विश्लेषण का विकास किया। उन्होंने राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक प्रणालियों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। फिर देख लेते हैं 1970 के दशक के बाद तुलनात्मक राजनीति में कौन से नए दृष्टिकोण उभरे।
1970 के दशक के बाद तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक और नव संस्थागत और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण उभरे। ये तीन व्यवहार सिद्धांत आए, दृष्टिकोण आए। इन दृष्टिकोणों ने राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं के गहन विश्लेषण पर जोर किया। मुख्य विचारक रहे थेडा स्कॉचपोल ने सामाजिक क्रांतियों का संरचनात्मक विश्लेषण किया और राज्य की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया कि राज्य के क्या क्या कार्य होने चाहिए, राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। रॉबर्ट पुनम ने सामाजिक पूंजी को राजनीतिक संस्थाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। अब देख लेते हैं नव संस्थागतवाद का तुलनात्मक राजनीति में क्या महत्व है। नव संस्थागतवाद ने राजनीतिक संस्थाओं के विकास, कार्यों और परिणामों का अध्ययन किया। इस दृष्टिकोण ने संस्थानों की औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं पर जोर दिया। इनके मुख्य विचारक है नव संस्थागतवाद के जेम्स मार्च और जोहन ओल्सन। इन्होंने संस्थाओं के व्यावहारिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने संस्थाओं की स्थिरता और उसकी वैधता पर ध्यान केंद्रित किया। डगलस नॉर्थ ने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों के विकास और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने संस्थानों को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। क्वेश्चन ये आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझाने मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ, तो मैं अब कोशिश चैप्टर वाइज ही बनाऊंगा ज़्यादातर वीडियो इस पर। अगली बार मैं क्वेश्चन नहीं अपलोड करूंगा इस पे। चैप्टर वाइज समझने में ज़्यादा आसानी होती है और मुझे आपको समझाने में भी थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि चैप्टर से उसका मेन टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है उससे। समकालीन तुलनात्मक राजनीति में फिर देख लेते हैं जो वर्ड अभी चल रही है तुलनात्मक राजनीति, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, किस तरीके से चल रही है तुलना। तो समकालीन तुलनात्मक राजनीति में वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही अनुभवजन्य अनुसंधान और नीतिगत विश्लेषण का भी महत्व बढ़ रहा है। मुख्य विचारक लैरी डायमंड ने लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र के प्रसार का ध्यान किया। उन्होंने लोकतंत्र की स्थिरता के कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। पीपा नॉरिस ने चुनावी प्रणाली, राजनीतिक सहभागिता और लोकतांत्रिक सुधारों का विश्लेषण किया। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन और चुनावी प्रक्रियाओं के अनुभवजन्य अध्ययन को बढ़ावा दिया। मैं भी इन वीडियो में नया हूं अभी इस तरीके से बनाने में, तो अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से आपको पढ़ा सकूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपना लिखूं फिर समझा, उसमें जितना लिख सकूं कि आपको समझ पढ़ने में ही समझ आ जाए। ये चरण और विचारक तुलनात्मक राजनीति के विकास को समझने में महत्वपूर्ण। इन विचारों और उनके योगदान के तुलनात्मक राजनीति की व्यापकता और गहराई को समझने में मदद मिलती है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ये जो पिछले साल आए थे जून 2024-23 के एग्जाम में। तुलनात्मक विधि, पद्धति, स्वरूप, तुलनात्मक राजनीति, कुछ भी हो सकता है विधि की जगह यहाँ पर। तो आपको ऐसा कुछ भी आ सकता है कि इसके बारे समकालीन महत्व यानी जो मैंने अभी पढ़ा उसका मूल्यांकन कीजिए। उसमें समकालीन में उसका क्या महत्व है, तुलनात्मक राजनीति का, तुलनात्मक विधि का, तुलनात्मक पद्धति का, किस तरीके से हम तुलनात्मक पद्धति का यूज कर समकालीन में आप कार्य कर सकते हैं, उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तुलनात्मक विधि का समकालीन महत्व राजनीति विज्ञान में बढ़ गया है, क्योंकि यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, सरकारी संरचना और नीति निर्माताओं की तुलना करने में मदद करता है। इसका इस तरीके से अध्ययन करने से और सारी राजनीतिक सारी संविधानों को पढ़ने से, देखने से उनके संविधानों को कि किस तरीके से वहाँ की नीतियाँ निर्माण हो रही हैं और क्या उनमें कमियां हैं, उसके हम उन कमियों को पूरा करके अपने यहाँ पर उनको लागू कर सकें। इसमें देख लें तुलनात्मक विधि का समकालीन महत्व, राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना। उसमें उदाहरण के लिए यह विधि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों जैसे लोकतांत्रिक, सामाजिकवाद और कम्युनिज्म की तुलना करने में मदद करती है।
इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रणाली में कौन सी विशेषताएं हैं और कैसे वे एक दूसरे से अलग हैं। सरकारी संरचनाओं की तुलना। विभिन्न देशों और क्षेत्रों में सरकारी संरचनाओं की तुलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरीके से। नीति निर्माणों की और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में तुलना। राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तनशीलता की पहचान। राज्य के मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। राज्य जो है उस पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है और गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, उन दोनों का एक एक बारी करके लिखना। आप मिक्स कर कर भी लिख सकते हैं। ये इसमें 5 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें, इनको आप पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए। लिबरलिज्म का आपका जो अभी एमपीएस 2 का हमने एग्जाम दिया है, जो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें रिपीट हो सकते हैं उस टाइप के, तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन का जो आपने पढ़ा है तो आपको बुलाना नहीं है दिमाग में से, उसमें से भी आप लिख सकते हैं। आपको पढ़ाई इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसी टाइप के जो आपको अभी आपने पेपर दिया उसमें से। संविधानवाद क्या है। अमेरिकी और ब्रिटेन के संदर्भ में कर दिया। संविधानवाद यानी संविधान, दोनों के संविधानों के बारे में हमने बताना है कि उसका संविधान क्या है। अमेरिका का लिखित संविधान, ब्रिटेन का अनलिखित है, वो लिखा नहीं गया है, वो सिर्फ सर्च वहां की रानी है तो वही चलाती है। संघवाद को शक्ति साझाकरण के एक मॉडल के रूप में मूल्यांकन कीजिए। शक्ति साझाकरण का भी एक पूरा क्वेश्चन आएगा आपका। संघवाद को ही कहते हैं, उसका ही रिपीट क्वेश्चन है। आधुनिकता को जातीय आंदोलन के उभरने का एक कारक के रूप में विश्लेषण कीजिए। आधुनिकता आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के माध्यम से जातीय आंदोलन को प्रेरित करती है। इससे पारंपरिक संरचनाओं में बदलाव आता है और नए पहचान आंदोलन उभरते हैं। लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति में स्वतंत्र चुनाव, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और कानून का शासन शामिल है। इसमें सरकार जनता की इच्छाओं के प्रति जवाबदेह होता है। लोकतांत्रिक शासनों में नागरिक समाज और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शासन प्रणाली पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा देती है। यूरोपीय और अमेरिकी प्रकार की पार्टियों के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिए। यूरोपीय पार्टियां आमतौर पर विचारधारा आधारित होती हैं और सशक्त सदस्यता पर ध्यान देती है, जबकि अमेरिकी पार्टियां अधिक व्यक्तित्व केंद्रित पर अभियान आधारित होती हैं। यूरोपीय पार्टियों के अनुशासन और संगठनात्मक संरचना अधिक होती है। अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में द्विदलीय प्रणालियां प्रमुख हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण पर निबंध लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि इन क्षेत्रों में सरकारी निवेश और नियंत्रण बढ़ाया जाए ताकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का बढ़ावा दे सकता है। राष्ट्रीयकरण से नवाचार और अनुसंधान में वृद्धि हो सकती है। शक्ति साझाकरण में संघवाद की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका क्या है। क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के बीच का क्या अंतर है। न्यायिक समीक्षा का महत्व की क्या है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुलनात्मक राजनीति में विधायी और कार्यकारी शाखाओं की तुलना कैसे की जाती है। राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य की भूमिका क्या है। राजनीतिक दलों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है। राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। राजनीतिक दलों के तुलनात्मक राजनीतिक दलों का तुलनात्मक अध्ययन उनके संगठन, विचारधारा, सदस्यता और अभियान विधियों के आधार पर किया जाता है। इससे राजनीतिक प्रणाली और शासन के प्रकारों को समझने में मदद मिलती है। तुलनात्मक अध्ययन से राजनीतिक सुधार और नवाचार के अवसरों पर का भी पता चलता है। बस ये इसमें 20 क्वेश्चंस हो गए, कुछ ऊपर होगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनको एक बार देख लीजिएगा इनके बारे में, और 1-2 चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। एक ही चैनल पर देखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी जब अपने एग्जाम दिए थे
तो मैं अपना एक कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर करना होता था तो मैं उसको यूट्यूब पर बारी बारी सर्च करता था, कहीं और मिल जाए इसके बारे में, कहीं और मिल जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तो मैं किसी भी इंग्लिश की देख लेता था, हिंदी की भी देख लेता था वीडियो। उसमें कुछ ना कुछ नया बताते हैं, कोई ना कोई कुछ आसान तरीके से बता रहा होता है, तो उनका देख लेते हैं। तो हमें बस अपने दिमाग में स्टोर करनी है नॉलेज कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कहाँ बच सकता है। हमें 3-4 वीडियो देखनी पड़े, 3-4 चैनल पे छोटी छोटी वीडियो उठाओ बड़ी, और उनका सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो और फिर उसको हटा दो, फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा जानो, जानकारी इकट्ठी करो, फिर हटा दो। और बाद में उन जो अगर लास्ट टाइम आपको एग्जाम में देखनी है तो उनको सेव अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लो, उन वीडियोस को जो जो आपने पढ़ी है अभी अभी, जिन जिन को देखा है। कि लास्ट टाइम जैसे 1 घंटा आपको सुबह उठे आप एग्जाम से पहले, तो 1-2 घंटे पहले आप उस प्लेलिस्ट को खोलो और उस प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को सारे एक बार दोबारा देख लो कि आपका वो कॉन्सेप्ट जो जो आपको कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं कि हाँ ये मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं शायद। तो मैं उनको तो पक्का करके जाऊं कि ये मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, इनको पक्का कर लेता हूँ, इनको एक बार और पढ़ लेता हूँ कि अगर आ जाए बाई चांस तो मेरे 2 क्वेश्चन भी आ जाएं तो 40 नंबर तो पक्के हो जाएं, 3 क्वेश्चन आए 60 नंबर। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और कमेंट करना और कुछ फीडबैक देना, अगर आपको बताना चाहिए कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए और क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, किस तरीके से और उदाहरण मुझे इसमें यूज करने चाहिए, एग्जाम्पल वगैरह, जिससे आपको आंसर समझने में मदद मिले। चलो, मैं होप करता हूँ आपका MPS 4 का एग्जाम भी अच्छा जाए। MPS 3 के मैं दोबारा से चैप्टर शुरू करूँगा। मैंने 10 चैप्टर उस पर कंप्लीट किए हुए हैं, तो 11 से मैं शुरू करूँगा उस पर, और आपके एग्जाम तक 20 चैप्टर तो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और फिर आपके देखता हूँ 20 क्वेश्चन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। तो कोशिश करूंगा मैं चैप्टर बनाऊं, चैप्टर की कोशिश करूंगा इस चैनल पर, सिर्फ चैप्टर चैप्टर बनाऊं और कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाऊं, ना कि क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस अगर आपको पूरा समझाना है तो मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना पड़ेगा पहले आपका, वो चैप्टर की मदद से ही हो सकता है। तो क्वेश्चन से इतना नहीं होगा आपका। ये तो क्वेश्चन तो है कि अगर आपने चैप्टर पढ़े हों सारे के सारे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, और मैं भी आपको कुछ पढ़ा सकता हूँ उसमें। चलो, आज की वीडियो में इतना ही है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।